हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दो जो हमारे बाकी रह गए थे केपलर्स लॉ। कल हमने फर्स्ट लॉ केपलर का पहला लॉ आपको बताया था। आज हम करने वाले हैं केपलर का सेकेंड लॉ और केपलर का थर्ड लॉ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ क्या होता है बेटा? सेकेंड लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। जो सेकेंड लॉ है केपलर का उसका नाम है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया आखिर क्या मतलब है इस लॉ ऑफ एरिया का? इसे लॉ ऑफ एरिया हम कहते हैं, मगर इससे एरिया से इसका क्या वास्ता है? देखिए, एक टर्म आएगा बच्चों जिसका नाम है एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी ये एक टर्म है। इस एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है डी ए अपॉन डी टी। मतलब एरिया स्वेप्ट इन गिवन टाइम, डेल्टा ए upon delta t. So what is this? This is area swept in delta t time. ओके, जितना एरिया उसने स्वेप्ट किया है डेल्टा टी टाइम में, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। ये टर्म इसमें आएगा। सेकेंड जो आपका केपलर्स लॉ है उसमें ये टर्म आने वाला है। तो इसको समझते हैं सेकेंड लॉ केपलर का क्या कहता है। देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ कहता है द लॉ ऑफ एरिया, और लॉ ऑफ एरिया के अंतर्गत द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये है सेकेंड लॉ। फिर से पढ़ूंगा। द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको समझे अब सरल भाषा में। कल मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिट है प्लैनेट की वो एलिप्टिकल है, और जो सन है वो किसी एक फोकस पे रखा हुआ है। सपोज सन यहाँ पे रखा हुआ है, और इस सन के रिस्पेक्ट में कोई प्लैनेट जो है मोशन कर रहा है। तो ये देख लीजिए, यदि मान लीजिए ये प्लैनेट की पहली पोजीशन है, इस प्लैनेट की पहली पोजीशन है पी, और ये दूसरी पोजीशन है क्यू, और पी से लेके क्यू तक पहुंचने में इसे मान लीजिए डेल्टा टी टाइम लगता है। तो डेल्टा टी टाइम में इसने कितना एरिया स्वीप आउट किया? डेल्टा टी टाइम में इसका एरिया स्वीप आउट देखिए थोड़ा सा, तो आपके पास एरिया समहाउ इतना आ रहा है। ये है एरिया स्वैप्ट। अब बेटा ये एरिया स्वैप्ट आ चुका है आपके पास में। अगर ये प्लैनेट चलते 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 यहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है, ये प्लैनेट चलते चलते यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो बेटा इतने ही टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, ये जो एरिया स्वैप करेगा, स्वीप करेगा, ये देखिए, ये एरिया अमाउंट वाइज इक्वल होगा। एक्चुअली यहाँ पे देखिए, ये एरिया जो है लंबे में एडजस्ट हो गया है, और ये एरिया छोटे में एडजस्ट हो गया था। तो अगर ये एरिया मान लीजिए 50 स्क्वायर किलोमीटर है, हालांकि इतना होगा नहीं, बहुत ज़्यादा होगा, मैं ऐसे समझने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये एरिया 50 स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये एरिया भी कितना होगा? 50 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? मतलब यदि टाइम सेम है आपका, तो एरिया इक्वल स्वीप होगा। ये देखिए यहाँ पे टाइम सेम है, और यहाँ पे भी टाइम सेम है, डेल्टा टी टाइम सेम है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि जब प्लैनेट पास में होगा तो ये तेजी से भागेगा, क्योंकि टाइम तो उतना ही है, मगर उसमें आपको ये वाला आर्क बढ़ाना पड़ेगा। अब जब प्लैनेट दूर हो जाएगा तो वो स्लो चलेगा, मतलब उसका रोटेशन वेलोसिटी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि रेडियस लंबे लंबे हैं। तो रेडियस लंबे लंबे होने के कारण आर्क को छोटे में ही एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि एरिया उतना बना रहे जितना पहले था। बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? सो एरियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब द एरिया स्वीप इन अ पर्टिकुलर टाइम इज कांस्टेंट। So, the line joining the sun to the planet sweeps
आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है डायग्राम में भी, आप देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पे ये सन बैठा हुआ है, सन के रिस्पेक्ट में मान लीजिए 5 दिन में ये प्लैनेट चल के यहाँ से यहाँ जाता है। तो इसने कितना एरिया स्वीप आउट किया, देखिए इसने इतना एरिया स्वीप आउट किया। अब यही प्लैनेट जब पास में आएगा तो 5 दिन में ये प्लैनेट जो एरिया स्वीप करेगा वो बिल्कुल पहले के 5 दिनों के एरिया के जैसे होगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल, तो ये दोनों दोनों एरिया, अगर ये A1 है और ये A2 है, सो आई कैन से A1 इक्वल टू A2। दोनों एरियाज क्या होंगे, इक्वल होंगे जी, दोनों एरिया आपके इक्वल होंगे। अब आपको क्लियर हो रहा है कि जब प्लैनेट दूर होगा तो थोड़ा धीरे चलेगा, यहाँ पर जब चलेगा थोड़ा धीरे चलेगा, और जब पास में आएगा तो तेजी से चलेगा, क्योंकि उसको एरिया का हिसाब किताब बराबर बिठाना है। क्लियर? Yes, according to this law, planet will move slowly when it is farthest from the sun, and it is move rapidly when it is nearest to the sun. जब ये सन के पास में होगा तो ये नियर चलेगा, तेजी से चलेगा, और जब सन से दूर होगा तो स्लो चलेगा। क्लियर की नॉट क्लियर? यस, आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या कहलाता है ये बेटा। एरियल वेलोसिटी को dA बाई dt बोलते हैं हम, है ना। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, इसके डेरिवेशन की यदि बात की जाए तो ये हमारे पास में सन की पोजीशन है। तो मैंने बताया था इन एन एलिप्टिकल शेल जो सन होता है आइदर फोकस पे बैठेगा, या तो F1 पे होगा या F2 पे बैठेगा। तो हम मान लेते हैं कि फिलहाल यहाँ पे सन F1 पे बैठा है। ये देखिए, ये सन F1 पे बैठा है। तो यहाँ पर T1 टाइम में जो एरिया शेड हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू A1, और सेम इक्वल यहाँ पे T2 टाइम है, T2 टाइम है, तो यहाँ पे एरिया कितना शेड हो रहा है, A2। सन के सबसे पास वाली रेडियस ये पॉइंट है, इसलिए इस पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और सबसे दूर वाला पॉइंट सन से ये है, इसलिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम। मैंने आपको बताया कि सन के जितने पास होंगे आप उतनी तेज चलेंगे, और सन से जितनी दूर जाएंगे आप उतनी स्लो होते जाएंगे। क्लियर बेटा? यस। सो ये मिनिमम रेडियस है एक फोकस से, और यहाँ ये जो चीज़ कहलाएगी इधर वाले पॉइंट से F2 से, ये मैक्सिमम रेडियस है। ठीक है, इसका कोई खास योगदान नहीं, हमको मतलब नहीं से। चलिए अब हम निकालते हैं एरिया कवर प्लैनेट। हाँ, वो ऐसे ही लिखा है, एरिया कवर प्लैनेट इन शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम। एक्चुअली जो आर निकलता है ना, वो दोनों का एवरेज निकलता है, बस इतने के लिए है वो। आर इक्वल्स टू R1 + R2/2। आर इतने के लिए बस वो दिया गया है कि जो रेडियस होगी वो दोनों के एवरेज के इक्वल होगी। क्लियर हुआ? तो जो आर है वो दोनों के एवरेज के इक्वल है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इसलिए यहाँ पे आर मिनिमम और आर मैक्सिमम दिया है, तो मतलब जब आप आर निकालोगे तो दिस विल बी आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, तो देखिए अब निकालते हैं हम एरिया। एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं हम। कैसे निकालते हैं एरिया का फॉर्मूला, देखिए एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हम इसको ट्रायंगल मान के चलें बहुत छोटे के लिए, यदि हम ट्रायंगल मान करके चलें बिल्कुल छोटे के लिए, ओके, बिल्कुल छोटे के लिए ट्रायंगल मान करके चलें, तो यहाँ वाली चीज क्या बन जाएगी, बेस, और ये रेडियस क्या बन जाएगी बेटा, आर। क्लियर की नॉट क्लियर? अगर इस डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा एस मान लूं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है उसको मैं डेल्टा एस मान लूं बेटा, तो आप समझ पा रहे हैं कि जो हमारे पास वैल्यू होती है v इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टाइम। बोलिए यस और नो। सो डेल्टा एस इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, v डेल्टा टी, v इंटू डेल्टा टी। तो ये जो डेल्टा एस है एग्जैक्टली ये क्या बन गया, v डेल्टा टी, और यू कैन से v डी टी, और स्मॉल कैलकुलेशन के लिए। क्लियर? सो ये हो गया आर्क बेस इनटू हाइट। हाइट क्या बन जाएगी बेटा, रेडियस ही बन जाएगी नियर अबाउट। यस और नो? सो हमारे पास क्या आ गया,
हमारे पास एरिया, चेंज इन एरिया जो आएगा छोटे से समय के लिए, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। बेस कितना है हमारे पास में? बेस हमारे पास में डेल्टा एस है, और हाइट कितनी है हमारे पास में? आर है। बोलिए, क्लियर है यहाँ पे बेटा आपको? सो 1/2, ओके। यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने? वी डी टी इंटू आर, एंड दिस इज इक्वल्स टू डी ए। क्लियर? यहाँ से आप डी ए बाई डी टी कर लीजिए, ये आ गई आपकी एरियल वेलोसिटी, इसे आप कहते हैं एरियल वेलोसिटी। सो ये बन जाएगा 1/2 आर इंटू वी। क्लियर है बेटा? सो 1/2 आर इंटू वी, और रेडियस ये जो होता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, मैंने बताया, क्योंकि डी ए बाई डी टी फिक्स होता है, एरियल वेलोसिटी जो होती है फिक्स होती है। सो 1/2 आर इंटू वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हेंस, क्योंकि रेडियस भी फिक्स है, ऑर्बिटल स्पीड भी फिक्स है, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि प्लैनेट की रेडियस भी फिक्स है, किस रेडियस में घूम रहा है, और वेलोसिटी भी इसकी फिक्स है, ऑर्बिटल स्पीड, तो ये टोटल कांस्टेंट आएगा। हेंस एरियल स्पीड डी ए बाई डी टी ऑफ प्लैनेट ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? चलिए, सो इन प्लैनेटरी मोशन हाफ आर इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, हमने कहाँ से सीखा बेटा? हमने ये सीखा सेकेंड लॉ से, केपलर के सेकेंड लॉ से। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब चलिए, इस चीज को यूज करके हम क्या बता सकते हैं? इस चीज को यूज करके हम बता सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है मूविंग प्लैनेट का। क्लियर है बेटा? चलिए देखिए, आपने क्या देखा? आपने देखा कि हाफ आर वी इक्वल टू कांस्टेंट, हाफ इंटू आर वी इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? बेटा बोलिए, हाफ इंटू आर वी इक्वल टू कांस्टेंट है। अब यदि आप यहाँ पे, यदि आप मास का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, एम आर वी अपॉन 2m, तो ये भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, क्योंकि मास का ऊपर मल्टीप्लाई, डिवाइड तो कैंसिल हो गया। क्लियर कि नॉट क्लियर? नाउ अब m इंटू आर इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम्स ऑफ मास, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मास भी कांस्टेंट होगा प्लैनेट का। यस और नो? और एम आर वी या एम वी आर को मैंने क्या पढ़ाया था? एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर ऑर्बिट का। तो एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर? सो यहाँ पे एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया, तो क्या बना? इन प्लानिटरी मोशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब प्लानिटरी मोशन में जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर बेटा? तो इन प्लानिटरी मोशन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट इज ऑलवेज कंजर्व। कोई डाउट है? तो ये हो गई हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बातचीत। ठीक है? तो अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और अगर मैं दो पोजीशन ले लूं, ये देख लीजिए, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये है, जस्ट, तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे सन बैठा हुआ है, तो इस ए पोजीशन पे वी क्या होगा बेटा? मैक्सिमम। और इस पोजीशन पे वी क्या होगा बेटा? मिनिमम। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ से यदि देखी जाए तो रेडियस कितनी है? मिनिमम। और यहाँ से देखी जाए तो रेडियस कितनी है बेटा? मैक्सिमम। है कि नहीं है? तो मैं क्या कह सकता हूँ, जब कंजर्वेशन मोमेंटम, जब कंजर्व है मोमेंटम, सो आई कैन राइट जितना मोमेंटम ए पे होगा उतना मोमेंटम कहाँ पे होगा बेटे? पी पे। तो एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, मीन्स एल ऑफ ए इक्वल्स टू एल ऑफ बी, राइट? ना एल का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी आर। एल का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी आर। सो एम, प्लैनेट तो वही मास का है, तो एम यहाँ भी आ जाएगा। अब ए पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो एम इंटू वी मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम। यस और नो? एंड दिस इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाई वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। हाँ, क्योंकि एम वी आर होता ना फॉर्मूला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
वो आर है बेटा, है ना? हाँ सही बात है, दिख तो गामा जैसा रहा है। अब देखिए यहाँ से मास को आप कैंसिल कर दीजिए, तो मास से मास कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास में? वी मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम इक्वल टू वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। क्लियर है? तो वी मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम इक्वल टू वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। यदि आप मैक्सिमम को बी मानते हैं तो वी बी इंटू आर ए इक्वल्स टू वी ए इंटू आर बी। क्लियर? तो यदि आप यहाँ से इसको रेशियो बनाएं तो वी बी अपॉन वी ए इक्वल्स टू आर बी अपॉन आर ए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वी बी अपॉन वी ए इक्वल्स टू बन रहा है आर बी अपॉन आर ए। क्या हो गया? वी प्रोपोर्शनल टू आर, वी प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है ना? वी बी, एक मिनट बेटा, गलत कर दिया हमने। वी मैक्सिमम है ना, वी मैक्सिमम वी ए कहलाएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि ए पर स्पीड मैक्सिमम है। बोलिए ऐसा नो, ए पर ही तो स्पीड मैक्सिमम है, नहीं है क्या? तो क्या बन रहा है? वी मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम, तो ए पॉइंट पर वी मैक्सिमम है, सो ये बन जाएगा वी ए, और मिनिमम आर कहाँ पे है? ए पर है, तो वी ए इंटू आर ए इक्वल टू वी बी इंटू आर बी। क्लियर? सो वी ए अपॉन वी बी इक्वल्स टू आर बी अपॉन आर ए। राइट और रॉन्ग? तो यहाँ से वी आर के कैसे दिख रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिखा कि नहीं दिखा? तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब क्या निकल रहा है? वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब रेडियस अगर घटेगी तो स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। और यही आप देखते हैं कि प्लैनेटरी मोशन में जब आपकी रेडियस कम होती है तो उस पॉइंट पर स्पीड क्या होती है? ज़्यादा। यस और नो? और जब रेडियस ज़्यादा होती है तो स्पीड क्या होती है? कम। क्लियर ना? तो यहाँ से ये वेरीफाई हो रहा है कि वी मैक्सिमम इंटू आर मिनिमम इक्वल टू वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। क्लियर? चलिए, तो थर्ड लॉ आ जाते हैं। थर्ड लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड। मतलब ये जो है लॉ, ये टाइम पीरियड के बारे में बताता है। ओके? किसी प्लैनेट के टाइम पीरियड के बारे में ये लॉ आपको बताएगा। तो थर्ड लॉ ऑफ पीरियड, ये थर्ड लॉ, केपलर का थर्ड लॉ, ये लॉ ऑफ पीरियड आपको क्या बताता है? जानिए इस चीज को। ये कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एनी प्लैनेट, मतलब कि यदि कोई आपके पास में यदि कोई, ये देख लीजिए बेटा, ये दो सीन है, ये S1 है, ये S2 है। यदि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये कंप्लीट बेटा एक रेवोल्यूशन परफॉर्म करने में टी टाइम लेता है। क्लियर बेटा? तो ये थर्ड लॉ कहता है कि उस टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा इस प्लैनेट की रेडियस के होल क्यूब के। अब आप कहोगे कि सर रेडियस तो है नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो ये रेडियस वही है, एवरेज रेडियस। ओके? सो आर इक्वल्स टू आर एवरेज, यानी कि आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आर मिनिमम प्लस आर मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगी इसकी मीन रेडियस। सो क्या बनेगा लॉ? लॉ बनेगा द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन टी ऑफ एनी प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट। तो कुल मिला के आपको आर लेना है, सो दैट इज इक्वल टू आर मैक्स प्लस आर मिनिमम अपॉन 2। बस मतलब इससे है, आप यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस की जगह आप यहाँ पे क्या लिख दें? मीन रेडियस। सेमी मेजर एक्सिस यहाँ पे नहीं है सही, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? मीन रेडियस। बिल्कुल सही। सो क्या बन गया बेटा आपके पास में? आपके पास में बन गया रिलेशन टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू
आर क्यूब। अब यदि आप भूलते हैं तो मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। मेरे पास जो डॉगी है उसका नाम है T2, समझ गए? मेरे पास जो डॉगी है उसका नाम है T2, तो T2 प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, समझ गए? तो यहाँ पे T2 आएगा, यहाँ पे आर क्यूब आएगा, तो T2 इज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे K कांस्टेंट आएगा, ये बन जाएगा के आर क्यूब, और K जो कांस्टेंट कहलाता है इसको हम बोलते हैं केपलर्स कांस्टेंट। यस, सो वेयर के एस इज कॉल्ड केपलर्स कांस्टेंट, और इस केपलर कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। अब ये सब छोड़िए क्या वैल्यू होती है, इससे कोई ज़्यादा खास हमारा मतलब नहीं है। केपलर कांस्टेंट में हमारे पास ये रिलेशन आता है पूछने को। क्लियर है? ये केपलर कांस्टेंट है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखिए। तो आपने देखा है कि T इज प्रोपोर्शनल टू T2 प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब, तो इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे बनेंगे T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। प्रोपोर्शनल क्या आएगा? R1 बाई R2 का होल क्यूब, होल क्यूब। और यू कैन से T1 स्क्वायर, सॉरी प्रोपोर्शनल हट जाएगा, इक्वल आ जाएगा, T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। जी हाँ, तो इस तरीके से आप इसके डेरिवेशंस कर सकते हैं। क्लियर? अब इसी से संबंधित आपके न्यूमेरिकल आएंगे। तो हमारा यहाँ पे सिलेबस खत्म हो जाता है अपने 2024 का। और वैसे मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट वगैरह कर चुका है, बट ये सब कुछ हमारे सिलेबस से हट चुका है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का टोटल निकाल लेंगे तो आपके पास में, सॉरी, काइनेटिक और पोटेंशियल को टोटल कर लेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी, वो भी बहुत ईजी है। बट हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। चलिए ठीक है बेटा, चलिए तो जल्दी से सभी लॉज हमको लिख करके आप भेजेंगे।